कहानी एक ऐसी लड़की की है जिस पर जिन का आसेब था। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। पहले भी गोश गुजार कर चुका हूँ कि अमलियात की वजह से ज़िंदगी में अजीब गरीब वाक़यात देखने सुनने को मिलते रहते हैं। कुछ अरसा पहले की बात है, मुझे एक जानने वाले की फ़ोन कॉल आई कि मेरे बेटे जिसकी मंगनी कुछ दिन पहले साथ वाले शहर की लड़की से हुई है, आपका ज़िक्र अपने ससुराल में किया था, तो इनके घर कोई मसला है, तो मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। तो मैंने जाने की हामी भर ली। अगले दिन अलस सुबह वक्त मुकर्ररा पर वो गाड़ी लेकर आ गए। मैं तैयार बैठा था। अल्लाह का नाम लेकर हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। सफ़र शुरू होते ही हाल अहवाल के बाद वो कहने लगे कि मसला ये है कि मेरी बहू की बड़ी बहन है, काफ़ी सालों से इसे आसेब है, इसी के लिए हम जा रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि इसे आसेब ही है, ये आप कैसे जानते हैं? तो वो बोले कि ना तो वो खाना खाती है, ना किसी को मिलती है, अलग अपने कमरे में खुद को बंद करके रखती है। खैर, बातें सुन के मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मरीज़ा आसेब का शिकार हो, और अक्सर ऐसा होता है कि मरीज़ जानबूझ के घर वालों को तंग करते रहते हैं। ऐसे मरीज़ों के ड्रामे और इनके घर वालों की मजबूरी से जाहिली और आमिल और पीर बहुत फ़ायदा उठाते हैं। खैर, इस तरह के मरीज़ हमेशा मेरी उकताहट और बेजारी का सबब बनते हैं, और मैं इनके घर वालों को लाजमी कह कर उठता हूँ कि मेरा वक्त बर्बाद करने का शुक्रिया, आपके मरीज़ को ऐसा कुछ नहीं। खैर, बातें करते करते हम साथ वाले शहर पहुँच के थोड़ी देर तक हम एक बड़ी कोठी के गेट पर थे। हॉर्न की आवाज़ें सुनकर दरवाज़ा खोला गया। फर्श में हम उतरे तो हमारा इस्तकबाल एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग ने किया। ड्राइंग रूम में पहुंचे तो 2-3 और घर के अफराद आ मिले और हमारे साथ ही बैठ गए, और चाय और नाश्ता आ गया। इससे फारिग होकर वही बुज़ुर्ग बोले कि आपको तकलीफ़ इसलिए दी है कि मेरी पोती, जो कि बहुत ही ज़हीन थी, बचपन से पहली दूसरी पोजीशन लेती आई है, इसकी ज़हानत और शौक़ की वजह से इसे मेडिकल में दाखिला दिलवा दिया। वो बहुत खुश थी और दिल लगा कर पढ़ रही थी। मेडिकल के तीसरे साल इसे चंद दिन की छुट्टियां थी। वो बहुत खुश वापस आई थी, मगर चंद दिन गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम सब ने महसूस किया कि वो खामोश रहने लग गई है। इसी असना में बच्ची का वालिद बोला, मैंने इसकी माँ से कहा कि तुम इससे पूछो क्या मसला है। बहुत पूछा, मगर इसका एक ही जवाब कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। बच्ची ने खुद को कमरे में महसूर करके रख लिया। खाने का कहा जाता तो खा लेती, ना कहें तो ना खाती। रात को अगर इसके कमरे में कोई जाता तो इसको जागते पाता। छुट्टी के आखिरी दिन इसने पढ़ने से इनकार कर दिया। इसकी कैफियत देखते हुए हमने भी ज़बरदस्ती ना की। फैमिली डॉक्टर से टाइम लिया गया। इसने नफ्सियाती मालिज के पास जाने का मशवरा दिया। नफ्सियाती मालिज ने कुछ सवाल किया। बच्ची ने बस एक ही जवाब दिया कि मेरा दिल नहीं लगता। डॉक्टर ने बेआरामी की वजह से ऐसा हो रहा है कि अगर नींद की दवाई तजवीज़ कर दी। जब किसी डॉक्टर के पास जाना होता तो एक बार कहने पर ही तैयार हो जाती। एक बात हमने नोटिस की, जिसकी वजह से हमें लगा कि शायद कोई आसीबी मसला है। जब भी इसके कमरे में कोई जाता, इसको कपड़ों की अलमारी, जो कि लकड़ी की है, इसकी तरफ देखकर हंसता हुआ पाता, मगर आने वाले को देखकर खामोशी हो जाती। इसलिए जो हमारे पीर साहब की वफ़ात के बाद जो इनके खलीफा हैं, इनको बुलवाया गया। इन्होंने ये कहा कि इस पर जादू है, कुछ तावीज़ दिए और चले गए। इसके बाद काफ़ी सारे आलिम आए। सब ने ये कहकर जब से ये तावीज़ों से इलाज शुरू किया है, इसने बिल्कुल ही कमरे में खुद को बंद कर दिया है, और जब भी इसके कमरे में जाएं, इसे घुटनों में मुंह छुपाए आंसू बहाते हुए देखते हैं। इस बात को 2 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है। इसके चुप होने के बाद इसकी बीवी बोली, अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। मैंने एक कागज़ पेंसिल मंगवाने को कहा और बच्ची का मुकम्मल हिसाब कर कर देखा तो ना कोई नफ्सियाती बीमारी निकली और ना कोई जादू टोना। अगर निकला तो आसेब का असर। मैंने इनसे कहा कि क्या मुझे मरीज़ा के पास कमरे में लेकर चलें। बच्चे के दादा और वालिद मुझे साथ लेकर बच्ची के कमरे तक पहुँचे। इसके वालिद ने कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल होकर मुझे अंदर आने को कहा। मैं अंदर दाखिल हुआ। मेरी नज़र बेड पर घुटनों में मुंह छुपाए बैठी लड़की पर पड़ी। मैंने सलाम किया तो लड़की ने मुंह ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखकर सलाम का जवाब दिया
और सीधी होकर बैठ गई। के पास रखे सोफे पर बैठने के बाद मैंने कहा, बेटा कैसी हो आप? वो बोली, ठीक। इसका मुख्तसर सा जवाब सुनकर मैंने कहा कि मुझे यहाँ इसलिए बुलवाया गया है कि मैं ये जानकर बता सकूं कि आपको मर्ज़ लगा क्या है। 2 साल से आपने खुद को अलग थलग कर लिया है, पढ़ाई भी छोड़ दी है, सब आपकी वजह से परेशान है और मुझे तो लगता है आप खुद परेशान और उदास हैं। वो बोली, अंकल आप नहीं जान सकते कि मैं क्यों परेशान हूँ और ना ही आप मेरी उदासी की वजह जान सकते हैं। मैंने कहा, अगर मैं उदासी की वजह थोड़ी सी बता दूं तो क्या आप मुझे अपना सारा हाल बता देंगी? इसने कहा, जी बता दूंगी। लड़की के वालिद और दादा दोनों खामोशी से बैठे गुफ्तगू सुन रहे थे। लड़की मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देख रही थी। मैंने कहा कि ना तो आपको कोई नफसियाती मसला है और ना ही कोई तावीज़। मसला ये है कि आपने किसी ऐसी मखलूक को देख लिया है जो भलाई नहीं पाई जा रही। मेरी बात सुनते ही लड़की चौंक गई और रोने लगी। मैंने इसे कहा कि मैं उस वक्त ही कुछ कर सकता हूँ जब तक मुझे सारी बात का पता चलेगा। लड़की ने कहा कि मैं जब छुट्टियों में वापस आई तो घर वालों से मिलजुल कर अपने कमरे में आकर कुछ सामान रखने लगी तो कमरे में अचानक बहुत प्यारी और महसूरकुन खुशबू फैल गई। मैं हैरान हो गई कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। मैंने यही सोचा कि शायद बाहर कमरे में घर के किसी अफराद ने कोई परफ्यूम लगाया होगा और शायद इसकी खुशबू है। कुछ देर बाद खुशबू का आने का एहसास ख़त्म हो गया। मैंने शावर लिया और कुछ देर सोने की कोशिश करने लगी। आंखें बंद किए कुछ ही देर गुजरी होगी कि मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई है जो मुझे देख रहा है। मैंने आंखें खोलकर देखा, कोई ना था। मैं सो गई। शाम को अम्मी ने उठाया। मैं फ़्रेश होकर बाहर हॉल में चली गई। मैंने भाई से पूछा, ताहा कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ था? इसने कहा, आज तो कोई नहीं लगाया। बहन ने पूछा, दादा अब्बू ने शायद इन्होंने कोई अतर लगाया हो, मगर सब ने इनकार कर दिया। रात का खाना वगैरह खाकर मैं जल्दी उठकर अपने कमरे में आ गई। मैंने अलमारी खोली और अपने कपड़े बैग में निकाल कर अलमारी में रखने लगी कि अचानक दोबारा से वही खुशबू कमरे में फैल गई। मैं हैरान थी कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। इतनी महसूरकुन खुशबू मैं बता नहीं सकती। मैं बैठ गई और आराम आराम से नाक से सांस लेने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस खुशबू को अपने अंदर समेट लूं। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद खुशबू आनी बंद हो गई। मैं उठी। मैंने कपड़े अलमारी में दोबारा रखना शुरू कर दिए। कपड़े रखकर मैं वापसी मुड़ी तो मेरी नज़र बेड पर पड़ी। इस पर एक तहशुदा कागज़ पड़ा था। मैंने वो खोला तो इस पर अस्सलामुअलैकुम लिखा था। मैं हैरान थी कि ये कहाँ से आया। मैंने इसे कमरे में पड़ी डस्टबिन में फेंक दिया। कुछ देर मसरूफ़ रहने के बाद मैं सो गई। रात की किसी पहर मेरी आँख खुल गई। मैंने करवट बदली और करवट बदलते ही मेरा हाथ एक कागज़ पर पड़ा। मैंने उठकर लाइट जलाई, कागज़ खोला। इस पे लिखा था, आपने सलाम का जवाब भी नहीं दिया और इससे रद्दी समझकर फेंक भी दिया। मैं ये पढ़कर हैरान और परेशान थी। मुझे याद था कि इस सब के दौरान मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। अचानक मेरे नाक से वो मखसूस खुशबू टकराई। मेरे लिए ये सब बहुत अजीब था। अचानक मेरी नज़र मेरे पाँव के पास पड़े एक और कागज़ पर पड़ी। मैंने वो उठाया। इस पर लिखा था, ये सब आपके लिए परेशान कुन है, मगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे आप अच्छी लगती हैं। मेरी हैरानी अब परेशानी में तब्दील हो रही थी। मेरी जगह कोई और होता तो शायद कब का कमरे से डर के भाग चुका होता, मगर वो खुशबू ऐसी थी कि मेरे दिलो दिमाग को महसूर कर रही थी कि मुझे खौफ का एहसास तक ना था। मैंने कहा, आप कौन हैं? मेरा इतना कहना था कि एक कागज़ मेरी झोली में आकर गिरा। इस पे लिखा था, आपका खादिम। मैंने कहा, मेरे सामने आओ। एक और कागज़ मेरी झोली में आ गिरा जिस पे लिखा था, नहीं आ सकता। मुख्तसर ये कि मेरी और इसकी बकिया सारी रात इसी तरह बातें होती रहीं। इसका कहना था कि वो एक जिन है और इसे मेरी आंखें और बाल बहुत प्यारे लगते हैं। जब सुबह हुई तो वो ये कहकर चला गया कि जल्दी वापस आता हूँ। वो तो चला गया, साथ ही खुशबू भी, और मुझे यूँ लगा जैसे मैं अकेली रह गई हूँ। फिर वो 2 दिन नहीं आया। मैं इन 2 दिन बहुत बेचैन रही। मुझे कुछ अच्छा ना लगता था। जब 2 दिन बाद मेरे कमरे में खुशबू फैली तो मुझे यूँ लगा जैसे मुझे कुल कायनात की खुशबू मिल गई हो। जब भी बोलती, जो सवाल करती, इसका
جواب مجھے کاغذ پر لکھا مل جاتا۔ میری ایک ہی تکرار ہوتی تھی کہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور ان کا ایک ہی جواب کہ ایسا ممکن نہیں۔ اس دوران کمرے تک محدود رہ گئی تھی۔ جب وہ موجود ہوتے میں کمرے کو بند کر دیتی، جب وہ چلے جاتے میں ان کی باتوں اور یاد میں کھوئی رہتی۔ جب ان کا کوئی کاغذ مجھے ملتا، اس سے پہلے والا کاغذ غائب ہو جاتا۔ ایک دن مجھے کاغذ پہ لکھا ملا کہ تمہارے گھر والے تمہارے کمرے تک محدود ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ تمہارا جو علاج کروائیں خاموشی سے کروا لینا۔ میں نے حامی بھر لی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ کو میری قسم میرے سامنے آئے۔ مجھے جواب ملا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو 2 مشکلیں بن جائیں گی۔ میرے خاندان والوں کو پتہ چل جائے گا میں آپ کے سامنے ظاہر ہوا ہوں، میرے لیے پابندیاں بڑھ جائیں گی، اور دوسری مشکل یوں آپ مجھے کبھی قبول کر سکتی ہیں مگر مجھے دیکھ لیا تو کبھی نہیں بھول پائیں گی۔ یہ جواب پڑھ تو میں نے لیا مگر میں سمجھ نہ سکی۔ میں اپنی بات پر اڑی رہی۔ ہار مانتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ میں نے خوشی سے آنکھیں بند کر لی۔ میرے کانوں میں ایک انتہائی دبدبے والی بھری بھری آواز آئی کہ آنکھیں کھولیں۔ میں نے دھڑکتے دل سے آنکھیں کھولی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت رک جائے اور یہ لمحہ قید ہو جائے۔ اتنی خوبصورت شکل میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اسی لمحے کچھ عجیب سا ہوا۔ میرے کمرے میں دھواں بڑھنا شروع ہو گیا۔ میں نے ان کے چہرے پر بے حد پریشانی دیکھی اور اچانک وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں پریشانی اور افسردگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر وہ جا چکے تھے۔ دھواں بھی اچانک سے غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے کئی دن بعد تک میرا رابطہ نہ ہو سکا۔ میری مانو جیسے دنیا لٹ گئی ہو۔ میں نے خود کو کمرے میں بالکل بند کر دیا اور اپنی نادانی پہ سارا دن روتی رہی۔ میں نے گھر والوں کو کالج جانے سے منع کر دیا۔ کئی ہفتہ گزر گئے۔ ایک رات میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک ان کی آمد کی خوشبو کا احساس ہوا۔ میں چونک کر خوشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ میں ان کا نام پکارنے لگی مگر مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے۔ اب میری خوشی بے چینی اور پریشانی میں بدل چکی تھی۔ میں کافی دیر ان کا نام لے کر پکارتی رہی مگر جواب نہ ملا۔ اب اچانک خوشبو کا احساس آنا کم ہو گیا۔ خوشبو تو آ رہی تھی مگر بہت کم۔ اچانک میری نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ پڑی۔ وہاں ایک کاغذ پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھا کر کھولا۔ اس پر لکھا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کے سامنے آنے سے میرے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ میری قوم کو اس وقت میری اس حرکت کا پتہ چل گیا تھا۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب کبھی اگر میں نے آپ سے رابطہ رکھا تو میرے ساتھ آپ کو بھی سزا ملے گی۔ میں یہ نہیں چاہتا۔ آخری سانسوں تک آپ کو یاد رکھوں گا مگر آپ مجھے بھول جانا۔ میری خوشبو میرے اس آخری پیغام سے ہمیشہ آتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ اس کو پڑھ کر میری دنیا ویران ہو گئی۔ میرے گھر والے مجھے جب کسی علاج کا کہہ دیتے ہیں میں چپ کر کے کروا لیتی ہوں۔ بہت لوگ آئے، سب نے اپنی اپنی باتیں کی۔ آپ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سچ بتایا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اس کے دادا، والد اور میں سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس کے چپ ہونے پر لڑکی کے والد نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے اس لڑکی سے وہ خط لانے کو کہا۔ لڑکی اٹھی اور الماری سے ایک کپڑا لپٹا ہوا لے آئی۔ کپڑا کھولا، اس میں سے ایک کاغذ نکلا اور میری طرف بڑھا دیا۔ پورا کمرہ عجیب سی بھینی بھینی خوشبو سے مہک اٹھا۔ کیا بتاؤں کیا خوشبو تھی! جیسے سندل، عنبر، عود، کستوری کو کسی نے ایک ساتھ رکھ دیا ہو۔ خوشبو نے دماغ تک معطر کر کے رکھ دیا تھا۔ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد بھی خوشبو کاغذ سے ہٹی نہ تھی۔ خوشبو کی سحر انگیزی میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا جس پر ہو بہو ویسی تحریر تھی جیسا لڑکی نے بتایا تھا۔ میں نے خط پڑھ کر کاغذ واپس لڑکی کو دیا اور کہا، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے۔ یہ واقعہ آپ کو بس اتنا ہی یاد رہ جائے جیسے بچپن کی ایک حسین یاد۔
اور آپ واپس نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ مختصر یہ کہ کچھ دن اس بچی کا روحانی علاج کیا گیا۔ اللہ پاک کا کرم ہوا، بچی کی طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی گئی۔ اس واقعے کے کچھ ہفتے بعد بچی کی مجھے کال آئی۔ اس نے کہا، میں آج اپنے ابو کے ساتھ نہر پر جا کر وہ خط بہا دوں گی۔ مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ایک بات بتاتا جاؤں، آج تک میں وہ خوشبو نہیں بھول سکتا، نہ بھول پاؤں گا۔ اگر آپ لوگ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔